नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। त्योहार का मौसम है और अब देखें तो छठ पर्व आज से स्टार्ट है और इसी बीच में अब चर्चा का जो विषय बना हुआ है कि छठ पर चक्रवाती जो तूफान मोथा है उसका अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इस कारण से देखें तो ये जो साइक्लोन है ये अब चर्चा का सबब बना हुआ है, तो इसी की चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी हम बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं आखिर ये एक बार फिर से चर्चा में क्यों है। कहा जा रहा है कि हैवी रेन्स एक्सपेक्टेड इन बंगाल, उड़ीसा, इन अदर स्टेट। और ये किस कारण से कहा जा रहा है, तो ये साइक्लोन का प्रभाव है, क्योंकि छठ पर चक्रवाती जो तूफान मोथा है उसका अलर्ट जारी किया गया है। और ये जो राज्य है, खासतौर पे बंगाल, उड़ीसा और इसके साथ सटे हुए जो राज्य है वहाँ पर इस कारण से भारी वर्षा हो सकती है। अन्य राज्यों में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो उड़ीसा, बंगाल में इस चक्रवात का जो एक तरह से खतरा है वो मंडरा रहा है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दाब के कारण देखें तो 27 अक्टूबर से उड़ीसा में भारी बारिश की संभावना इस चक्रवात के कारण एक तरह से व्यक्त की गई है। हालांकि चक्रवात का सीधा जो असर है वो उड़ीसा में नहीं पड़ेगा, ये बात क्लियर तौर पे यहाँ पर जो भी मौसम वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा कही गई, लेकिन राज्य में तेज हवा और बारिश की जो संभावना है वो जताई गई है। और ये भी कहा गया है कि खास तौर पे जो मछुआरे हैं उनको समुद्र में न जाने की जो हिदायत है वो दी गई है। और इसी कारण से देखें तो ये मसला चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा इंग्लिश मीडियम के लाइव ऑनलाइन जो जीएस फाउंडेशन बैच है वो स्टार्ट किया जा रहा है। ये बैच यूपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए 30 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट किया जा रहा है। खास बात है कि कोर्स के जो हाईलाइट है, सेपरेट बैच फॉर यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस जीएस। एकेडमिक जो सेशन है ये अनुभवी फैकल्टीज के द्वारा लिया जाएगा। 15 से 16 महीने का पूरा कोर्स कवरेज होगा, जिसके तहत जीएस के पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के मैक्रो और जो माइक्रो टॉपिक्स हैं उनका कवर जो है वो आपको मिलेगा। और पीटी का कवरेज भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा। फी की बात करें तो प्रारंभ में जो 100 स्टूडेंट इस कोर्स में नामांकन करवाएंगे उनके लिए फ़ी में खास डिस्काउंट है और फ़ी उनके लिए केवल 25,000 है। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहाँ विजिट करके संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात करें तो उड़ीसा में चक्रवाती तूफान के खतरे को देखते हुए राज्य की जो आपदा प्रबंधन जो टीम है वो पूरी तरह से हाई अलर्ट पे है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा ये जो निम्न दाब का जो महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है ये उड़ीसा और आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भारी बारिश ला सकता है। हालांकि चक्रवात का सीधा असर इन क्षेत्रों पर नहीं बताया गया है, लेकिन तेज हवा चलने की बात कही गई है। राज्य के राजस्व आपदा जो मंत्री हैं उन्होंने सरकारी स्तर पे सभी जो भी इससे संबंधित जो विभाग हैं उन्हें अलर्ट पर रखा है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में प्राकृतिक जो आपदा है उसके प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए यहाँ पर जो भी तैयारियां हैं वो की गई है, ताकि अगर बारिश होती है, बाढ़ आता है, चक्रवाती जो प्रभाव है चूँकि यहाँ पर आम है तो उसके प्रति पहले से तैयारियां की जा रही हैं कि यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ा प्रभाव न उत्पन्न हो सके। इसके अलावा देखेंगे ये जो चक्रवाती तूफान है ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, तो ये बे ऑफ बंगाल से इसकी उत्पत्ति देखने को मिल रही है। बंगाल की खाड़ी में ये उत्पन्न हो रहा है। मोथा बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब के क्षेत्र बनने के कारण उत्पन्न हो रहा है। 24 अक्टूबर तक ये डिप्रेशन के रूप में था और 27 अक्टूबर तक ये पूरी तरह से साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी संभावना व्यक्त की गई है। और बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर वाला जो पूरा ये क्षेत्र है यहाँ पर जो समुद्री सतह है उसके गर्म और नमी और हवा के घुमाव वाले जो चक्र सिस्टम है उसके बनने के कारण ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर प्रभावित क्षेत्रों की बात करें तो पहले हमने बताया कि इससे सबसे अधिक जो प्रभावित क्षेत्र माना जा रहा है वो कौन सा माना जा रहा है, तो वो कहा जा रहा है कि जो उड़ीसा है, उड़ीसा सबसे अधिक इससे प्रभावित होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हवा का प्रभाव होगा वो 40 से 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से यहाँ पर हवा का बहाव देखने को मिल सकता है। भारी वर्षा हो सकती है। और दूसरी तरफ देखें तो जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है यहाँ पर भी कहा गया है कि इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में भी क्या हो सकता है कि इस मोथा साइक्लोन का प्रभाव देखने को मिल सकता है।
अगर भौगोलिक संवेदनशीलता की बात करें तो उड़ीसा बंगाल दोनों के जो कोस्ट हैं, कोस्टल जो रीजन है, तटीय जो क्षेत्र है, वहाँ पर प्राकृतिक जो आपदा है उसके प्रति जो संवेदनशीलता है वो पहले से काफ़ी प्रभावी माना जाता है। और पिछले कई सारे वर्षों में देखें तो इन तटीय क्षेत्रों में खासतौर पे उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, बंगाल वाला क्षेत्र है, तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कई सारे इस तरह के जो तूफान हैं उनके प्रभाव देखने को मिले हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप देखेंगे तो प्रशासनिक और नीतिगत जो तैयारियां हैं वो पहले से यहाँ पर की जा रही हैं। सामाजिक स्तर पे देखें कि कोई बड़ा इम्पैक्ट इसका ना देखने को मिले, तो इस कारण से क्या है कि तत्काल यहाँ पर जो प्रभाव है वो कोई इस तरह का ना हो, इसके लिए जो भी तत्काल कदम है वो उठाए जा रहे हैं। अंतर्राज्यीय जो समन्वय है, दूसरे राज्यों से जो सहायता ली जा सकती है उस पर भी काम किया जा रहा है। और इस कारण से देखें तो सामाजिक आर्थिक अगर पहलू की हम बात करें कि कोई इस तरह की बात यहाँ पर ना हो, तो जो यहाँ पर कोस्टल रीजन में रहने वाले जो मछुआरे हैं, जो तटीय किसान हैं, जो छोटे व्यवसायी हैं, वो सबसे अधिक इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो उनको खास तौर पर हिदायत सरकार के स्तर पर दी गई है, चेतावनी दी गई है, निकासी जो योजनाएँ हैं उनका अनुपालन करने की बात नागरिकों से की गई है। लेकिन अगर आर्थिक पहलू की बात करेंगे तो भारी बारिश होने से क्या हो सकता है कि कृषि और जल संसाधन यहाँ पर प्रभावित हो सकता है। जो भी मछली पकड़ने वाले जो हैं उन्हें नुकसान हो सकता है। बाढ़ और तेज हवाओं से यहाँ पर बड़े स्तर पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो संरचनात्मक विकास है, स्थानीय जो बाजार है, वो प्रभावित हो सकते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिली है। ये जो टॉपिक है आपके यूपीएससी सिलेबस के कई सारे टॉपिकों से जुड़ता है, जैसे ज्योग्राफी, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट, कृषि और जल संसाधन, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक और प्रशासन जो टॉपिक है, वैज्ञानिक इसके पहलू हैं, एसडीजी जो गोल है, उनसे भी ये जुड़ता है। अब यहाँ पर जो चक्रवात की बात कही जा रही है कि ये मोथा चक्रवात आ रहा है, तो चक्रवात कहने का मीनिंग क्या होता है? तो ये मूल रूप से आप देखेंगे कि वलयाकार जो संरचना बनती है, तूफान होता है, जिसे पूरी दुनिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो चक्रवात को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये गर्म महासागरों के ऊपर बनते हैं। कम वायुमंडलीय दाब के कारण इनका निर्माण होता है और तेज हवाओं का ये रूप ले लेते हैं। उष्णकटिबंधीय अगर चक्रवात की बात करेंगे तो खासतौर पे भारत के संदर्भ में बंगाल की जो खाड़ी है, बे ऑफ जो बंगाल है, जो अरब सागर वाला क्षेत्र है, हिंद महासागर है, वहाँ पर सामान्य तौर पे ये बनते हैं। और साइक्लोन बनने में देखें तो साइक्लोजेनेस की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। और इसकी बात करें जैसे चक्रवात यानी जैसे साइक्लोन जो वर्ड है, इस शब्द की बात करें तो ये ग्रीक वर्ड से कहीं ना कहीं देखें तो प्रेरित माना जाता है। साइक्लोस जो शब्द है जिसका वहाँ स्थानीय भाषा में, स्थानीय लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है कि जैसे सांप कुंडली मार कर बैठता है, उसी रूप में क्या है इसकी उत्पत्ति होती है। तो चक्रवात न केवल पृथ्वी पर दिखता है बल्कि मंगल, बृहस्पति, नेपच्यून इस तरह के जो ग्रह हैं वहाँ भी देखे जा सकते हैं। अगर पृथ्वी की बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में जो चक्रवात हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे दक्षिण पूर्व एशिया और चीन वाले क्षेत्र में जाएंगे, जैसे चाइना सी है, वहाँ पर टाइफून बोला जाता है। उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में इसे हरिकेन बोला जाता है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पर विली विलीज बोला जाता है। दक्षिण पश्चिम प्रशांत और इंडियन ओशियन यानी भारत वाले क्षेत्र में जाएंगे तो चक्रवात या साइक्लोन बोला जाता है। पश्चिम अफ्रीका और दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका वाले क्षेत्र में जाएंगे तो टॉर्नेडो बोला जाता है। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें सबसे अहम हो जाती हैं, क्योंकि एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो नामकरण होता है, जैसे मोथा नाम दिया गया है, तो चक्रवातों को नाम दिया जाता है। क्यों जरूरी है नाम देना? तो देखिए, चक्रवातों का कोई एक नाम देना कई कारणों से महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी क्षेत्र में एक साथ एक से अधिक चक्रवात आ जाए तो कैसे उनमें डिफरेंस हम कर सकते हैं, तो इस कारण से उस भ्रम से बचने में कि कोई जो नाम दिया जाता है वो मदद करता है। साथ ही नामकरण के कारण लोगों को इसके प्रति जो जागरूक है वो करने में और आपदा तैयारी करने में मदद मिलती है। प्रश्न उठता है कि आखिर तब फिर नाम कैसे रखा जाता है, चक्रवातों के नाम किस तरह से रखे जाते हैं? तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है या विश्व मौसम जो विज्ञान संगठन है, उसकी एक अंतर्राष्ट्रीय समिति इसके लिए बनाई जाती है जो चक्रवातों की एक लिस्ट तैयार करती है।
नामों का वो रख रखाव करती है। और पहले से ही चक्रवातों की जो लिस्ट है, उस लिस्ट में पहले क्या किया जाता था, महिलाओं के नाम पर रखा जाता था, फिर इसमें पुरुषों के नाम को भी स्थान दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे इसमें परिवर्तन देखने को मिला और हिंद महासागर क्षेत्र में उठने वाले जो भी चक्रवात हैं, अक्सर देखें तो उनका जो प्रभाव है वो भारत पे ऊपर भी पड़ता है। और एशिया प्रशांत क्षेत्र में चक्रवातों के नामकरण के लिए पूरा एक व्यवस्था है, जिसमें विश्व मौसम जो विज्ञान संगठन है वो नोडल एजेंसी के तौर पे काम करती है। और इसमें एक दो देश नहीं शामिल है, बल्कि लगभग 13 देश मिलकर चक्रवातों का जो नामकरण है वो करते हैं, जिसमें भारत यानी अपना देश भी शामिल है। इसमें भारत के अतिरिक्त आप देखेंगे कौन कौन से देश शामिल है, तो ईरान शामिल है, मालदीव शामिल है, थाईलैंड शामिल है, संयुक्त अरब अमीरात शामिल है, ओमान शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, यमन जैसे जो 13 देश हैं वो इसमें शामिल है। और अभी जो मोथा चक्रवात है ये भी क्या है, ये इन्हीं में से एक जो थाईलैंड है उसके द्वारा ये दिया गया नाम है, जिसका मीनिंग होता है खुशबूदार फूल यानी सुंदर फूल। इस नाम को दिया था यहाँ पर थाईलैंड ने। तो उत्तरी हिंद महासागर में चक्रवातों का जो नामकरण है ये WMO के सदस्य देशों की सूची में से क्या किया जाता है, एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वहाँ से पिक किया जाता है। तो इस पूरे क्षेत्र में जो भी चक्रवात आता है उसी क्रम में जो एक पूरा जैसे देख सकते हैं यहाँ पर विभिन्न देशों के द्वारा जो नाम दिए गए हैं उन नामों से एक क्रम में क्या किया जाता है, लेते जाया जाता है और फिर उनके नामकरण होते जाते हैं। तो यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो ये हमने देख लिया। इसी टॉपिक पर एक प्रश्न देख लेते हैं। चक्रवात मोथा कहाँ उत्पन्न हुआ है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, अंडमान सागर में, बंगाल की खाड़ी नहीं बल्कि अरब सागर में। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर जो मोथा चक्रवात है जिसका अलर्ट छठ पर्व पे किया गया, आखिर ये किस क्षेत्र में उत्पन्न हो रहा है और इसका नाम किसने दिया है, कैसे चक्रवातों का नामकरण तय किया जाता है, इसकी हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।